दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी स्ट्रीम में। मध्यकालीन भारत की इस श्रृंखला में हमारा आज का विषय है दिल्ली सल्तनत का आरंभ एवं गुलाम वंश, जिसमें हम विशेष तौर पे कुतुबुद्दीन ऐबक एवं इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पे चर्चा करेंगे। तो पिछले वीडियो में हमने देखा कि किस तरह गोरी प्रमुख भारतीय क्षेत्रों को विजित करता है और भारत में तुर्की सत्ता की स्थापना के लिए द्वार खोलता है। हालांकि अभी तक कोई केंद्रीय एवं औपचारिक शासक देखने को नहीं मिलते हैं। 1206 में जब गोरी की मृत्यु हो जाती है तब इसका सबसे प्रिय एवं विश्वास पात्र गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत के पहले राजवंश गुलाम वंश अथवा मामलुक वंश की स्थापना करता है और इस तरह ऐबक के द्वारा वास्तविक एवं औपचारिक अर्थ में तुर्की राज्य की स्थापना की जाती है। अब आगे सल्तनत साम्राज्य 5 राजवंशों की यात्रा करता हुआ गुलाम वंश से 1206 में शुरू होता है और लोदी वंश के साथ 1526 में पानीपत की लड़ाई के साथ ख़त्म हो जाता है। गुलाम वंश 1206 से 1290 तक, बाद में खिलजी वंश 1290 से 1320 तक, तुगलक 1320 से 1414, सैयद 1414 से 1451, लोदी 1551 से 1526, यहाँ 20 लिख दिया गया है, 26 कर लीजिएगा, और जब ये 26 होगा तो यहाँ ब्रैकेट में 75 कर लीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह देखा जाए तो सबसे ज़्यादा शासन किया तुगलकों ने 94 साल तक और सबसे कम खिलजी ने 30 सालों तक। ये आप चार्ट याद कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, एक दो बार देख लेंगे तो एक आइडिया लग जाएगा। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे ऐबक की। ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की 1206 में। इससे पहले थोड़ा सा हम फ्लैशबैक में जाते हैं और ऐबक के बैकग्राउंड के बारे में पता करते हैं। तो शुरुआती दिनों में काजी अजीज फूफी का गुलाम हुआ करता था ऐबक। फूफी ने ऐबक को धनुर्विद्या एवं घुड़सवारी में प्रशिक्षित किया। बाद में गोरी फूफी से ऐबक को खरीद लेता है और ऐबक को अमीर ए आखूर पद पे नियुक्त करता है। अमीर ए आखूर घोड़ों या अश्व से संबंधित एक सैन्य विभाग हुआ करता था। ऐबक ने कई लड़ाइयों में गोरी की सहायता की और विशेष तौर पे तराइन के द्वितीय युद्ध में काफ़ी सक्रिय रहा। धीरे धीरे ये गोरी का काफ़ी विश्वास पात्र गुलाम बन जाता है और भारत के जो विजित क्षेत्र थे इसकी जिम्मेदारी गोरी ऐबक को ही सौंपता है। ऐबक के बारे में कहा जाता है कि कुरान खां के नाम से ये प्रसिद्ध है, क्योंकि कुरान इसको पूरा कंठस्थ था और गा गा के कुरान का ये पाठ करता था और अपनी दानशीलता एवं उदारता के कारण इसको लाख वक्स और पील वक्स जैसे नामों से भी जाना जाता है। लाख वक्स का मतलब होता है कई लाखों का दान करने वाला, पील वक्स का मतलब कई हाथियों का दान करने वाला। इन सब खूबियों के नाते इसे दूसरा हातिम ताई कह के बुलाया जाता था। फ्लैशबैक से हम प्रेजेंट में आते हैं और 25 जून 1206 का समय आता है और ऐबक अपना राज्याभिषेक कराता है लाहौर में। ठीक है, तो यहाँ पे गुलाम वंश की स्थापना हो जाती है और दिल्ली सल्तनत आरंभ हो जाता है। हालांकि सत्ता का केंद्र जो था वो दिल्ली में ही था, लेकिन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर में बनवाई और लाहौर में ही रह के अन्य क्षेत्रों एवं दिल्ली पर ये नियंत्रण स्थापित किए हुए था। ऐबक ने कभी भी सुल्तान की उपाधि नहीं ली। ऐबक अपने को अभी भी गोरी का गुलाम मानता था और वो खुद को एक ऑफिशियल केयर टेकर कहता था। उसने मलिक और सिपहसालार की हैसियत से शासन किया। न तो उसमें खुतबे में अपने नाम डलवाए और ना ही सिक्कों पर अपना नाम अंकित करवाया। ठीक है, होता क्या था कि मध्यकालीन के जो शासक थे वो खुतबे में अपने नाम डलवाते थे। जो शुक्रवारी नमाज के समय खुतबा पढ़वाया जाता तो उसमें अपने नाम डलवाते थे, उस अपने नाम के सिक्के भी डलवाते थे। ठीक है, इस ऐसा खुतबे पढ़वाना अपने नाम का और सिक्के ढलवाना ये शासक के वर्चस्व एवं प्रभाव को दर्शाता था। लेकिन ऐबक ने ऐसा नहीं किया क्योंकि वो अपने को सुल्तान नहीं मानता था। महज अपने 4 सालों के शासनकाल में इसने नए राज्यों को विजित करने की अपेक्षा अपने साम्राज्य के सुदृढ़ीकरण पर ध्यान दिया। 1206 में चौगान खेलते समय घोड़े से गिर के ऐबक की मौत हो जाती है
और इसे लाहौर में दफना दिया जाता है। चौगान की तुलना हम आधुनिक पोलो खेल से कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका मकबरा कहाँ है ऐबक का? लाहौर में। प्रश्न पूछा है। इसकी मौत के बाद चंद महीनों तक आराम शाह नाम का एक व्यक्ति था, उसको शासक बनाया जाता है, जो कि एक अयोग्य शासक निकलता है। इसलिए अमीर वर्गों ने बदायूं के सूबेदार इल्तुतमिश, जो कि ऐबक का गुलाम एवं दामाद था, को निमंत्रण दिया जाता है कि आ करके आराम शाह को पदच्युत कर दे और सत्ता को संभाले। तो इल्तुतमिश वहाँ से प्रस्थान करता है, हम जिसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे, इल्तुतमिश के बारे में। आगे, फ़क्र मुदब्बिर और ताजुल नासिर के लेखक हसन निजामी कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबार में रहते थे और आगे चल के ये दोनों लेखक इल्तुतमिश के भी दरबारी रहे। अब कुछ हम स्थापत्य निर्माणों की बात कर लेते हैं जो कि ऐबक के द्वारा बनवाए गए थे। देखिए, हमने आपको कल बताया था कि अजमेर क्षेत्र में चौहानों का शासन, चौहान राजपूतों का शासन हुआ करता था। तो पृथ्वीराज चौहान के एक पूर्वज थे, करीब 3-4 पीढ़ी ऊपर पहले, उनका नाम था विग्रहराज चतुर्थ। उन्होंने अजमेर में एक संस्कृत महाविद्यालय का निर्माण करवाया था, संस्कृत महाविद्यालय का निर्माण करवाया था और वहाँ के खंभों पर हरकेली नाटक, जो कि एक संस्कृत नाटक था, उसका अंकन करवाया था, ठीक है। तो बाद में ऐबक ने इसी संस्कृत महाविद्यालय के स्थान पे एक मस्जिद का निर्माण करवाया, जिसे हम आप 2.5 दिन का झोपड़ा के नाम से जानते हैं। तो इसमें कई तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ है? अजमेर में। किसने बनवाया? ऐबक ने बनवाया। इसके पहले ये कौन सा स्ट्रक्चर हुआ करता था? संस्कृत महाविद्यालय। किससे संबंधित है? विग्रहराज चतुर्थ से संबंधित है। हरकेली नाटक हम कहाँ देख सकते हैं? 2.5 दिन का झोपड़ा में देख सकते। अभी भी हरकेली नाटक है ये वहाँ पे, उसको नष्ट नहीं करवाया था इसने, उस पार्ट को, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। दिल्ली में ही ऐबक ने कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया, ठीक है। एक सूफी संत हुआ करते थे ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ऐबक इनका शागिर्द हुआ करता था और अपार श्रद्धा रखता था कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी में। तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के ही नाम पे उसने कुतुब मीनार बनाने की योजना बनाई और उसने योजना बनाई थी कि वो 4 मंजिला मीनार बनाएगा, लेकिन वो इसकी नींव रखता है, नींव बनवाता है और पहली मंजिल निर्मित होने तक ऐबक की मौत हो जाती है। तो ऐबक कुतुब मीनार की नींव रखता है, वो पहली मंजिल बनवाता है और उसकी मौत हो जाती है। और ये निर्माण कार्य बाद में इसके दामाद और इसके गुलाम इल्तुतमिश द्वारा पूरा किया जाता है। तो बाकी के 3 मंजिल बाद में इल्तुतमिश बनवाते हैं। और कालांतर में कहा जाता है कि बिजली गिरने की वजह से ये कुतुब मीनार क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसे तुगलक शासक फिरोज शाह तुगलक ने जिसका मरम्मत करवाया और इसके साथ ही उस पर 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया फिरोज शाह तुगलक में। अभी देखेंगे तो कुतुब मीनार 5 मंजिला है ना। तो 5वीं मंजिल का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था और सिकंदर लोदी का नाम भी कुतुब मीनार की मरम्मत से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि बाद में भूकंप आया था जिसकी वजह से कुतुब मीनार क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसकी मरम्मत सिकंदर लोदी ने करवाई थी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।